हाँ, तो देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आती है एक आवेश के कारण। मान लो ये कोई क्यू आवेश है, सोर्स चार्ज है ना, उस सोर्स चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये क्यू नॉट होता है परीक्षण चार्ज, जिसकी प्रकृति होती है पॉजिटिव, पर इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता, यानी इसके खुद के विद्युत क्षेत्र को नगण्य माना जाता है, इतना कम होता है। अब परीक्षण आवेश को मैं इसकी विद्युत फील्ड में जैसे ही लाऊंगा तो इस पर या तो प्रतिकर्षण का बल महसूस होगा या आकर्षण का, क्योंकि ये आवेश है ये आवेश है, तो इन पर या तो प्रतिकर्षण का बल होगा या आकर्षण का विद्युत बल होगा। होगा कौन सा बल होगा, और कौन सा बल होता है? विद्युत बल लगता है। कौन सा? विद्युत बल लगता है। एक एक बात समझो मेरी, एक एक मीनिंग। विद्युत बल एफ ई लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है। अब मान लो इसकी खुद की प्रकृति, हमेशा टेस्ट चार्ज की प्रकृति क्या होती है? पॉजिटिव। अगर इस पर प्रतिकर्षण का बल लगे, मतलब इस पर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में लगे, इसे बाहर निकालने की कोशिश करे, तो अपन समझ जाएंगे कि ये जो सोर्स आवेश है ये खुद प्रतिकर्षण प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो इस पर प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। दोनों पे सेम आवेश होंगे तभी तो प्रतिकर्षण का लगेगा भाई। ये अपने थ्योरी में कर लिया। लेकिन अब जैसे ये कोई रॉड है, ये आवेशित है, अब मैं इसके पास सोर्स चार्ज ला के रखूंगा, अगर वो दूर भागने की कोशिश करता है, दूर भागने की कोशिश करता है, तो मैं समझ जाऊंगा ये रॉड धनावेशित है। अगर मैं सोर्स चार्ज ला के ना रखूँ और वो इसके पास जाए, इसके पास जाए चिपके, इसका मतलब वो एक ऋणावेशित रॉड है। ऐसे इससे अपन प्रतिकर्षण महसूस कर लगते हैं। अब देखो, ये तो अपन इससे पता लगा लेंगे कि ये प्रतिकर्षण महसूस करे, यानी ये बाहर की तरफ जाए इसका विद्युत क्षेत्र, तो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी इसको ये जो बल है वो इधर लगे, मतलब इस पर एक बार तो बल इधर लग रहा है कब? जब पॉजिटिव चार्ज है। एक बार बल इधर लग रहा है कब? जब ये नेगेटिव चार्ज का है। ये तो देखो परीक्षण आवेश की प्रकृति और उसका काम फिक्स है, वो पॉजिटिव चार्ज का होगा और उसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ये सीधी सी बात है। लेकिन अब जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, सोर्स चार्ज, सोर्स स्रोत चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इसमें क्यू नॉट को रखूंगा तो दोनों पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा। इस पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा, एफ इलेक्ट्रिक। प्रतिकर्षण का बाहर की तरफ, समझ आया अपन को? अगर मैं एक नेगेटिव आवेशित चार्ज, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नॉट को रखूंगा तो इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, है ना। एफ इलेक्ट्रिकल कैसा लगेगा? अट्रैक्शन का, इसकी तरफ खींचेगा। ठीक है। अपन फोर्स की डायरेक्शन भी बता सकते हैं, और फोर्स की डायरेक्शन से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता सकते हैं। अपन ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है, तो इधर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक काल्पनिक क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक काल्पनिक क्षेत्र होता है। जैसे चुंबक के बारे में तो अपन जानते हैं, चुंबक का जो क्षेत्र होता है वो काल्पनिक होता है। जैसे ये कोई रॉड चुंबक की है तो अपन को पता है कि इसका एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये रॉड है, ये चुंबक को तो अपन जानते हैं, है ना, ये रॉड है, तो इसका अपन जानते हैं कि ऐसे ये इसका काल्पनिक क्षेत्र होता है। इस पर ये इंटेंस, इसकी वो चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति होती है ना। ये इसका एन ध्रुव होता है, ये एस ध्रुव होता है। चुंबकीय बल रेखाएं एन से स्टार्ट होती है और एस पर खत्म हो जाती है। बंद लूप नहीं बनाती, एन से स्टार्ट होती है और एस पर खत्म हो जाती है ना। एन ऐसे ये बनाती है ना। तो अब अपन को इतना तो समझ आ गया। जैसे इसकी चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी चुंबकीय रेखाएं, ऐसे ही विद्युत क्षेत्र होता है, ये भी काल्पनिक क्षेत्र होता है, यानी इसकी सीमा फिक्स होती है विद्युत क्षेत्र की, और एक काल्पनिक क्षेत्र होता है। और इसकी जो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? काल्पनिक। तो इसकी एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होती है, क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये भी क्या होती है? काल्पनिक होती है। अब देखो एक बात समझो, मैंने एक प्रैक्टिकल किया, क्या किया? मैंने एक सोर्स चार्ज लिया क्यों, जिसकी प्रकृति की कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने क्या किया, ये देखो मैं ऐसे 3-4 रो लगा रहा हूँ बॉर्डर, है ना। क्यू चार्ज लिया, अब मैंने टेस्ट चार्ज को क्यू नोट को एक बार यहाँ रखा, तब मैंने बल फोर्स कैलकुलेट कर लिया एफ ई। एक बार मैंने यहाँ रखा, तब मैंने फोर्स चेक कर लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज का है ना, तो एफ ई। मैंने एक बार इसके बिल्कुल पास रखा, तब मैंने फोर्स चेक किया एफ ई। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? मुझे प्राप्त हुआ जैसे चुंबक के जितने नजीक ले जाने पर
उसका चुंबकीय बल, चुंबक का जो बल है, फोर्स है, वो खींचने की ताकत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही जैसे जैसे मैं टेस्ट चार्ज को इस क्यू आवेश के नज़ीक लेके जा रहा हूँ, सोर्स आवेश के, वैसे वैसे मुझे ये बल बल का मान बढ़ता प्रतीत हो रहा है। मतलब जैसे जैसे नजीक जा रहा हूँ, उसका जो इन दोनों के बीच का जो बल है, चाहे वो प्रतिकर्षण का हो चाहे वो आकर्षण का हो, वो बढ़ रहा था। यानी इन दोनों के बीच का बल बढ़ रहा था। इसका मतलब क्या हो रहा था कि इधर की जो विद्युत क्षेत्र है, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो कमजोर है। यहाँ ज्यादा 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 इधर विद्युत क्षेत्र सघन है, यानी इधर विद्युत क्षेत्र की पावर ज्यादा है, इधर कम है। जैसे इसकी ऐसे ही ये चुंबक की होती है ना, चुंबक के अंदर की रेखाएं तो ऐसे कम होती है और बाहर की ऐसे दूर दूर होती है। तो इधर विद्युत इनका चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है बाहर की तरफ, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती है। तो इससे मैंने क्या किया, इससे मुझे पता लगा कि आवेश के नजीक विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, प्रबल होता है, सघन होता है। तो इससे मुझे विद्युत क्षेत्र की बातें समझ आई। तो देखो, अब अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की, बात समझ आ गई। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताते हैं अपन। देखो, और डायरेक्शन अपन करना सीख गए। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसका विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन उसकी तरफ होगी, अंदर ही, है ना। एक नेगेटिव चार्ज है तो उसके विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ ही। अगर एक्स एक्सिस में है तो ई आई कैप लिखो। देखो, एक्स एक्सिस को आई कैप लिखते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप लिखते हैं, और जेड एक्सिस को के कैप लिखते हैं। तो देखो, इधर एक्स एक्सिस में विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं तो आई कैप, इधर ये क्या हो गया, माइनस, ये हो गया माइनस ई आई कैप। माइनस माइनस क्यों आया, क्योंकि विपरीत दिशा में, नेगेटिव में है ना, इसलिए। तो डायरेक्शन लिखना भी आना चाहिए अपन को, डायरेक्शन अपन वेक्टर में लिख देते हैं। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या पढ़ेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके साथ उत्पन्न होती है, विद्युत क्षेत्र की होती है, विद्युत क्षेत्र की होती है। और विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, एक आवेश से, आवेश से। अब आवेश जैसा है वैसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, सभी सभी क्या होती है, काल्पनिक। क्या होती है, काल्पनिक। पहली बात तो हकीकत में नहीं होती, काल्पनिक होती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने का काम में आती हैं, यानी ये विद्युत क्षेत्र को बताती हैं। का ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या बताती हैं, विद्युत क्षेत्र को निरूपित करती हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र को निरूपित है। हमेशा याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से तो निकलेंगी और ऋणावेश पे समाप्त हो जाएंगी। क्या होंगे, धनावेश। अगर देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे हमेशा निकलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि अपन को पता है पॉजिटिव चार्ज से इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती है, बाहर की तरफ। तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे प्रतीत होती है, लंबवत निकलती हुई। इससे, किससे, इससे लंबवत। अगर इसके ना, और एक नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ आती हुई प्रतीत होती है, अनंत से। कहां से, अनंत से, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र रेखा इसकी तरफ आती हुई प्रतीत होती है ना। देखो, अब इसकी देखो, एक सिंगल आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी होती है बिल्कुल, यानी ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी हो सकती है और वक्रीय भी हो सकती है। कैसी, वक्रीय। वक्रीय कब होंगी, जब एक क्यू आवेश के समीप में एक नेगेटिव क्यू आवेश को लाता हूं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाएंगी। हाँ, तो देखो, तो इससे देखो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। तो कैसे निकलती है, देखो ऐसे निकलती है और इस पर खत्म हो जाती है। इनकी डायरेक्शन ऐसे होती है। देखो, शुरू में तो वो पास पास होती है ना, पर बाद में दूर दूर हो जाती है, ऐसे दूर दूर, है ना, दूर दूर। और ये ऐसे निकलती हुई प्रतीत होती है, और ये आती हुई, है ना, आती हुई, ये निकलती हुई, है ना। इससे हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, है ना, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ अंदर जाएंगी, ठीक है। अब देखो, ये एक दूसरे के साथ बंद लूप नहीं बना रही, मतलब एक बार जा रही है और जाके वापस नहीं आ रही, ऐसे लूप में नहीं है, बिल्कुल लूप में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये एक जगह से जा रही है और जाके उस पे
देखो पॉजिटिव से जा रही है और नेगेटिव से पर खत्म हो रही है, मतलब बंद लूप नहीं बनाती है। देखो अपन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं अपन देखते हैं कि हमेशा ई नेट निकाल लेते हैं। जैसे मान लो किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है इस पॉइंट पी पॉइंट पर, किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर है। तो अब इस पॉइंट पर इतनी सारी डायरेक्शन नहीं होती, इसकी डायरेक्शन को ऐसे करते हैं, इसकी डायरेक्शन को ऐसे करते हैं, इसकी डायरेक्शन को ऐसे करते हैं, और इसका इन दोनों का ई नेट इधर आता है ना, ई नेट इधर आता है, ये एक इधर है। तो इन दोनों का ई नेट इसमें से अगर ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो नेट डायरेक्शन इधर आ जाती है। मतलब एक बिंदु पर ई की डायरेक्शन हमेशा एक ही होती है, एक ही होती है। चाहे वो कम ज़्यादा करके ई नेट निकालते हैं अपन, तो एक बिंदु पर ई की डायरेक्शन एक होती है, एक से ज़्यादा नहीं होती। तो ये इस कारण ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो, ये रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब काटती नहीं है। काटने का कारण क्या है, मान लो देखो एक ई से इधर जा रही है एक लाइन, है ना, इस पॉजिटिव चार्ज से इधर नेगेटिव चार्ज की तरफ, समझो, है ना। तो इसमें ई की हर पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, स्पर्श रेखा से। ये देखो ई की डायरेक्शन, यहाँ ई की डायरेक्शन ये है, यहाँ स्पर्श रेखा से ई की डायरेक्शन ये है, क्या स्पर्श रेखा से निकालते हैं, ई की डायरेक्शन निकाल दी। अब मान लो जैसे एक रेखा ये गई, है ना, और मैंने इस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, मैंने एक रेखा ऐसे जाके और ऐसे काट दी। तो समझो इस पॉइंट पर देखो, इस स्पर्श रेखा से इसकी ई की डायरेक्शन ये, और इसकी इस स्पर्श रेखा से ई की डायरेक्शन ये, दोनों स्पर्श रेखाओं से दो डायरेक्शन आ गई, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन नहीं देता, तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और देखो जितनी सघन ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। मतलब अगर डेंसिटी डेंसिटी का मतलब होता है सघनता, है ना, सघनता ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वो समानुपाती होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी होती है वो समानुपाती होती है विद्युत बल रेखाओं की का संख्या का घनत्व। इनके देखो रेखाओं का संख्या का घनत्व है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के घनत्व के समानुपाती है। मतलब जितनी ज़्यादा ये सघन होंगी उतनी ज़्यादा ई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा है, इसके आसपास, इसके आसपास देखो सघनता कितनी है, यहाँ देखो सघनता कम है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, कम है। समझ में आई बातें? ठीक है। मैं यहाँ देखो दो तरह के विद्युत क्षेत्र बना रहा हूँ। एक विद्युत क्षेत्र ऐसा है जिसमें ये ऐसे जाके, अब देखो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी ये है ए पॉइंट, यहाँ है बी पॉइंट, ठीक है। ये पृष्ठ की बात नहीं कर रहा मैं, एक गोला बना के तो मैंने चेक किया है। तो इस ए गोले पर, इस पर देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए की ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड बी से। अगर समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है अपन को, तो समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है जिसमें सीधी लाइनें होती है। तो देखो यहाँ पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, हर पॉइंट पर ई सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो उस पर विद्युत बल यानी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो क्या होगा, सेम हर पॉइंट पर, हर एक के लिए परिमाण सेम होगा। विद्युत बल का क्या होगा, परिमाण। डायरेक्शन तो अलग हो सकती है, यहाँ तुमने नेगेटिव चार्ज रख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ तुमने पॉजिटिव चार्ज रख रखा है, तो उनका परिमाण की डायरेक्शन तो बिल्कुल अलग होती है ना, डायरेक्शन अलग होती है पर उनका परिमाण फिक्स रहेगा, है ना। तो देखो आवेश का परिमाण, अब देखो नेक्स्ट बात समझो कि हमेशा तुम्हें जब ऐसे में तीर का निशान बनाता हूँ, है ना, ऐसे कोई तीर का निशान बनाता हूँ, तो अपन ने तीर का निशान का मतलब है हमेशा ये यहाँ से प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, ऐसे समझो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की प्रारंभ कहाँ से होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से। तो ये पॉजिटिव हिस्सा होता है पूंछ का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव हिस्सा होता है, हमेशा याद रखना।
तीर का निशान ऐसे पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव, तो तीर कहाँ दिखा रही है, ये इधर जाना, तीर इधर, तो तीर की डायरेक्शन का मतलब है इधर नेगेटिव। अगर मैं तीर की डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव हिस्सा है, ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ में आई बात है? बिल्कुल ठीक है। अब देखो, एक Q1 आवेश है, Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है। Q1 आवेश देखो, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ना, तो ये पॉजिटिव आवेश हुआ, ये नेगेटिव आवेश है, ठीक है। इनकी डायरेक्शंस देखो, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है ना, ये जा रही है, लेकिन इससे और ज्यादा निकल रही है, इससे और ज्यादा निकल रही है। तो देखो इस पर, इससे बस दो जा रही है, मतलब इस पर आने वाली सिर्फ दो जा रही है, और इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, काट नहीं रही है एक दूसरे को कभी भी, है ना। समझो, इस Q पॉजिटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं बहुत ज़्यादा है। इस पर देखो कितनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं हैं, मान लो इस पर 50 इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं निकल रही है इससे, और इससे सिर्फ 25 निकल रही है ना, इससे। तो इसकी, इसका जो परिमाण है इसके परिमाण से डबल है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका परिमाण इसके परिमाण से डबल है। Q1 देखो, पहली बात तो Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो Q1 कैसा है, पॉजिटिव, और Q1 का परिमाण कितना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेखा गिन लो कितनी है, टोटल की नहीं 50 बैठी, तो Q1 का परिमाण कितना है, 50। अगर Q1 से 1 2 3 4 5 निकल रही है तो 5 है इसका परिमाण, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं हैं, उस उनकी जो संख्या है वो आवेश का परिमाण बताती है, और अपन देख भी सकते हैं इस पर देखो कम कम इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं, तो इसका परिमाण कम है, इसका परिमाण ज्यादा है। वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं का जो घनत्व है, ये इनकी जो डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बताता है। समझ में आई बात है? अब देखो, चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं शून्य होती हैं, एक चालक वस्तु होती है, कोई ये चालक रोड है ना, ये चालक रोड है, ठोस रोड है चालक, है ना, ठोस रोड है, तो इसके बाहर विद्युत रेखाएं होंगी। बाहर मतलब मैंने इसे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इसे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, है ना, आवेशित कर दिया, तो इसके बाहर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो सकती हैं, अंदर हमेशा शून्य होंगी, अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं नहीं मिलती हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं आवेशित वस्तु पर जो विद्युत ये बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत निकलेगी और लंबवत ही प्रवेश करेगी। देखो, एक पॉइंट मास होता है Q, पॉजिटिव पॉइंट मास, तो इससे जाती हुई प्रतीत होती है, तो हर समय इस पर लंबवत है। एक नेगेटिव Q पॉइंट चार्ज है, तो इस पर आती हुई प्रतीत होती है, हमेशा लंबवत डायरेक्शन में। अगर इस, ये एक पट्टी है, समझो स्लैब है, ये क्या है, एक स्लैब है ना, समझो ये एक स्लैब है, इस स्लैब को मैंने क्या कर दिया, धनाभिषित कर दिया, तो मान लो ये धनाभिषित है, तो इसकी सतह सतह के ऊपर, पृष्ठीय क्षेत्र के ऊपर, क्योंकि ये वो है चालक सतह है, तो चालक के ऊपर ऊपर सरफेस एरिया पर क्या आ जाता है, चार्ज आता है। मैंने धनाभिषित किया तो ये पूरी सतह, इसकी सतह सतह ऊपर की धनाभिषित हो गई, ये ऊपर की सतह, इसकी ऊपर की सतह, ये ऊपर की सतह, ये हुए, यानी इसकी जो जो भी आठ सरफेस है ना, दो ये और दो ये 6 सरफेस है, वो 6 के 6 सरफेस कैसी हो गई, धनावेशित हो गई, है ना। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है ना। तो देखो, अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं निकलेंगी वो हमेशा लंबवत निकलेंगी, ऐसे लंबवत, ऐसे लंबवत, बाद में घूमे कोई दिक्कत नहीं, निकलेंगी लंबवत, और जो दूसरी सतह है उस पर भी ये लंबवत ही प्रवेश करेंगी, लंबवत, मतलब निकलेंगी भी लंबवत और प्रवेश भी लंबवत ही करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाओं की कुछ बातें हो गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अब अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। तो अपन अब किसकी बात करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति, ठीक है। तो अब अपन आवेश को
गति कराएंगे, ठीक है, तो क्या महसूस होता है? एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक समान विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अब अपन समरूप विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति करते हैं। चलो ठीक है, तो देखो ये मैंने एक समरूप विद्युत क्षेत्र बना लिया, मैंने ऐसे बनाया है ना। तुम चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो। समरूप विद्युत क्षेत्र तो समरूप ही रहेगा, उसकी डायरेक्शन किधर भी कर लो, अपन का मेन काम तो यही रहेगा ना। तो देखो, अब देखो एक समान विद्युत क्षेत्र है, अब मैं एक आवेश की गति करा रहा हूँ, ठीक है। पहले आवेश की गति से पहले मुझे क्या कराना चाहिए? अरे यार, इतनी आवेश की गति नहीं करानी है मुझे अभी, तुम है ना, इतनी जल्दी अपन आवेश की गति पे नहीं पहुंचते हैं। पहले अपन कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, और ये जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ इनको तुम कहीं एक्स्ट्रा लिख लेना, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से दिमाग में चीज़ें बैठ जाए, ठीक है। तो जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ उनको तुम्हें समझना भी है, ठीक है। ठीक है, क्या करना है? समझना भी है। क्या करना है? समझना भी है। तो अपन कैसे समझते हैं, चलो देख लेते हैं। अब देखो, अब मैंने क्या किया है, मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है ना। अब आवेश की गति तो अपन बाद में कराएंगे, पहले मैंने समझो इलेक्ट्रिक फील्ड ली है ना। अभी अपन लंबवत आवेश की बात नहीं करेंगे, अपन है ना समांतर आवेश की बात करेंगे। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। देखो इधर नेगेटिव डायरेक्शन होगी इसकी, ये पॉजिटिव सिरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अब मैंने इस पर एक रखा है आवेश, क्या रख दिया है मैंने? एक धनावेश रख दिया है इस पर, क्यू आवेश का। अब देखो धनावेश पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस हिस्से के कारण तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब प्रतिकर्षण बल लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इधर इधर डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब मैंने देखो एक धनावेश रख दिया है, तो इस पर धनावेश पर बल किधर लगता है? देखो धनावेश टेस्ट चार्ज समझ लो ऐसे, यहाँ रखता है तो इधर बल लगेगा, इस पर एफ इलेक्ट्रिक इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल। एफ एफ जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? एफ जो बल लगेगा वो लगेगा क्यू ई। कैसे लगा क्यू? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एफ बराबर जो इलेक्ट्रिक बल होता है वे के क्यू, और क्यू ये आवेश बटे आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? ई। तो एफ बराबर क्या हो गया? क्यू ई। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल। एक विद्युत क्षेत्र पर, विद्युत क्षेत्र के अंदर क्यू आवेश पर लगने वाला बल है ये। क्या है? विद्युत क्षेत्र के अंदर क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या हो गया? क्यू ई, ठीक है। अब देखो यही एक नेगेटिव चार्ज होता तो उस पर बल की डायरेक्शन किधर होती? इधर, इसके विपरीत दिशा में, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्यू ई होती है ना। क्या होती? अंदर की तरफ क्यू ई होती है ना। इतना अपन को समझ आ गया। तो अपन ने डायरेक्शन लिखना सीख लिया बल में। अब मैं इस समरूप बल में इधर मैं एक आवेश रख देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज। अपन को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे बल लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर क्यू ही लगेगा। अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज रख दूँ तो इस पर लगेगा बल इधर क्यू ही। देखो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर बल लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर बल लगता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन समझ रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज की तरफ की रेखाएं होती हैं, ये होती हैं, ठीक है। अब इतना तो अपन ये तो अपन जानते हैं। अब समरूप हो जाए समरूप हो, लेकिन अपन को पता है कि ये ऐसे होता है। अब मैं इस पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखूँ बीच में,
ठीक है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर बल इधर प्रतिकर्षण बल है ना, इसके कारण इस पर अट्रैक्शन बल इधर F, तो F नेट आ रहा है जो इसकी डायरेक्शन किधर है इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं तो है, अगर ये अभी तो कर्व है यानी समरूप नहीं है, समरूप है, लेकिन समरूप हो तब भी प्लस चार्ज पर बल लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर इसी जगह पे मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूँ, देखो यहाँ रख के देख लो, ये पॉजिटिव क्षेत्र है, ये नेगेटिव चार्ज है, इससे बल रेखाएं निकल रही हैं, इधर इधर जा रही हैं, इधर इधर इससे इधर जा रही है, इनकी सबकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अब मैंने इधर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया Q, तो देखो इसके कारण इस पर अट्रैक्शन फोर्स, इसके कारण इस पर प्रतिकर्षण बल, F नेट की डायरेक्शन इधर, तो यही तो बनाया मैंने पॉजिटिव की तरफ, इधर इसकी देखो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है इधर, और ये माइनस ही पर आवेश इधर, ये समझ आया ना बिल्कुल। हाँ, तो देखो अब इस पर देखो इधर और इस पर नेगेटिव चार्ज पर इधर। अब अपन विद्युत क्षेत्र कहीं भी रखो, अपन ये तो निकलना सीख गए है ना, ये तो निकालना सीख गए फोर्स है ना, ठीक है। है ना, तो देखो हमेशा याद रखना Q बराबर होता है वो I बराबर होता है आवेश बटे समय। क्या होता है समय, तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा I T, क्या हो जाएगा I T, Q बराबर I T है ना, Q बराबर I T है ना। तो अब देखो, अब मेरी बात समझो और देखो हमेशा याद रखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के समरूप रेखा है इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, डी कहते हैं, डी है ना, लिख देते हैं है ना, ठीक है। अब देखो एक आवेश है, अब अपन को पता है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र होता है, क्या है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र होता है, उसमें कोई भी Q आवेश पर जो बल लगता है, चाहे वो इधर लगे चाहे वो इधर लगे, वो तो इसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इधर अपन को पता है नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन है, ये इधर पॉजिटिव होता है ना। तो जो इस पर जो बल लगता है समरूप विद्युत क्षेत्र में, बल हमेशा नियत लगता है। क्या लगता है, एक नियत बल लगता है, नियत बल लगता है बल। देखो बल क्या होता है, F बराबर होता है ma, जब ये नियत है ना, और तो द्रव्यमान तो उसका आवेश का द्रव्यमान तो फिक्स होता है, जब बल ही नियत है तो A क्या हो गया, A भी तो नियत हो गया। देखो इस पर जो बल लग रहा है वो नियत है, बल बढ़ नहीं रहा तो तुरंत बढ़ेगा नहीं है ना, तुरंत नहीं बढ़ेगा। तो एक इस पर नियत तुरंत लगता है वो क्या होता है A। तो एक आवेश अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जो बल लग रहा है QE जो बल है F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल, तो वो क्या है QE है। ये एक नियत बल है, क्या है नियत बल, नियत बल। तो F नेट इजिकल टू अपन क्या लिखते हैं MA लिखते हैं ना, F नेट इजिकल टू MA। F नेट क्या है, यहाँ पर QE बल लग रहा है और समरूप विद्युत क्षेत्र में QE बल लग रहा है और MA, तो A बराबर त्वरण, त्वरण बराबर आ गया QE बाई M। ये वाली बात याद रखना है तुम्हें कि इसका त्वरण ये होता है। अब जब अपन त्वरण निकाल सकते हैं और अपन जानते हैं कि धारा बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IDT है ना, IDT क्या होता है IDT। तो अब यहाँ से ये अपन ने त्वरण निकाल लिया, तो देखो अब यहाँ अपन तीनों समीकरण लगा सकते हैं, V बराबर U प्लस QE बाई M T है ना, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता था ना, उसकी जगह पर S इजिकल टू UT प्लस हाफ A की जगह QE बाई M T स्क्वायर है ना, और V स्क्वायर इजिकल टू क्या होता था U स्क्वायर प्लस 2AS होता था, तो V स्क्वायर इजिकल टू U स्क्वायर प्लस 2 QE बाई M S। ये सारे फॉर्मूले क्या बन गए इसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की गति के लिए तीनों फॉर्मूले अपन ने निकाल लिए है ना। अब समझो अपन को पता है कि जो वेग, अब देखो एक समरूप विद्युत क्षेत्र में वेग, देखो वेग क्या होता है, वेग देखो A बराबर क्या फॉर्मूला रहा है QE बाई M है ना। अगर देखो किसी का त्वरण ज्यादा हो गया
तो उस अगर किसी का त्वरण ज़्यादा है, समझो अब किसी का द्रव्यमान ज़्यादा है कोई चीज़ का, तो त्वरण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है। मान लो एक क्वेश्चन समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, ये तो सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बार इलेक्ट्रॉन ला रहा हूँ, एक बार मैं प्रोटॉन ला रहा हूँ, एक बार मैं अल्फा कण ला रहा हूँ, है ना, अल्फा कण ला रहा हूँ, है ना, एक बार मैं ड्यूट्रॉन ला रहा हूँ, है ना। तो मैं ऐसे एक बार मैं बीटा कण ले आता हूँ, एक बार मैं गामा कण लेने आता हूँ। तो मैं ये सारे कण ला रहा हूँ क्योंकि सब पे आवेश होते हैं। ड्यूट्रॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है, और गामा गामा कण पर भी आवेश होता है, सब पर आवेश होता है ना, सब पर आवेश होता है। तो मैं इन सब को लाता हूँ, तो इन सब का देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग, प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान अलग, गामा का द्रव्यमान अलग और अल्फा कण का द्रव्यमान अलग। इन सब का क्या होता है, द्रव्यमान अलग होता है। तो देखो द्रव्यमान अलग होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अलग होता है, प्रोटॉन पर चार्ज अलग होता है, अल्फा पर अलग होता है, ड्यूट्रॉन पर अलग होता है, इन सब के चार्ज भी अलग। तो जो इनका त्वरण है वो निर्भर किस पर कर रहा है, Q/m पर। ये समानुपाती Q/m। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब सेम है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है। अब देखो तो अब अपन को पहले तो ये पता होना चाहिए इनका इनका द्रव्यमान कितना होता है ना, कितना होता है ये अपन निकाल लें। देखो ये अपन ने इसको सर ने नहीं कराया है ना, तो ये इसीलिए तो दिक्कत आ रही है अपन को, इसीलिए तो कराया है क्या सबने ये सब कुछ, कराया है क्या सर ने, कराया है कि नहीं कराया, नहीं कराया यार, यही तो बात है, क्वेश्चंस तो करने ही होंगे अपन को। सर ने नहीं कराया तो अपन करेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो देखो एक चार्ट बनाओ, ये देखो चार्ज है ना, और उन पर देखते हैं अपन मास। तो देखो प्रोटॉन पर देखते हैं पहले, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। पर इलेक्ट्रॉन पर माइनस ही होता है, माइनस ही बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ये होता है। लेकिन इस पर होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बराबर, है ना। और मास कितना होता है प्रोटॉन का, प्रोटॉन का मास होता है m। प्रोटॉन का मास कितना होता है, m मान लो, है ना, m मान लो। प्रोटॉन का मास तुम्हें नहीं पता है क्या, 1.67 इंटू 10⁻⁻28 24 शायद। मैंने शुरू में बताया था तुम्हें यार, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट की थी तब शुरू में बताया था। आवेश शुरू में अपन ने पढ़ा था यार, आवेश। नहीं बताया था क्या यार, बताया था, है ना। इस पर आवेश को इसको m मान लो। तो प्रोटॉन फिर पढ़ते हैं अपन ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन पर भी आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है ना। लेकिन इस पर जो द्रव्यमान होता है वो 2m हो जाता है। कितना हो जाता है, 2m। और अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल पर आवेश होता है +2 इलेक्ट्रॉन। कितना, +2 इलेक्ट्रॉन, यानी प्लस इलेक्ट्रॉन के +2 के बराबर। और इसका द्रव्यमान होता है 4m। यानी अल्फा पार्टिकल होता है ना, वो होता है हीलियम +2, और हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है, 4। ये होता है अल्फा कण। इस पर आवेश तो 2 और इसका द्रव्यमान 4। ड्यूट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ना, यही हाइड्रोजन पर प्लस आवेश होता है। और ड्यूट्रॉन होता है, उसका द्रव्यमान होता है 2। ये होता है ड्यूट्रॉन। अरे प्रोटॉन हाइड्रोजन और एक भारी हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन ही तो होता है वो, है ना। तो ऐसे, ठीक है। अब इनसे देखो, अब A समानुपाती है Q/m। तो किसका त्वरण सबसे ज्यादा होगा, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। A/m। तो एक समरूप विद्युत क्षेत्र में इन सबको डाला जाए, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, तो मैं इन सबको डाल रहा हूँ, यहाँ डाल दिया। तो किसका त्वरण सबसे ज्यादा होगा, देख लो भाई। क्यू क्या है, इस पर है क्यू है इस पर 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर प्रोटॉन के लिए। ये है प्रोटॉन, ये है ड्यूट्रॉन, ये अल्फा कण। इस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश और इसका द्रव्यमान m। और इस पर ड्यूट्रॉन पर कितना है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन आवेश है और द्रव्यमान है 2m। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आवेश है और इसका द्रव्यमान है 4m। तो देखो E/m, ये
और ये भी E/2m। तो सबसे ज्यादा देखो E/m है प्रोटॉन का, इसका E/2m है, और ये E/4 है, वो 2m है। देखो प्रोटॉन का ए या तुरंत सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आवेश पर सिर्फ m का भाग लग रहा है, इधर 2m का, इधर 2m का, यानी सबसे ज्यादा तेज गति से भागेगा कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन का ए ज्यादा होगा, ए ज्यादा तो इसका वेग ज्यादा, ए ज्यादा तो इसका वेग ज्यादा, तुरंत ज्यादा तो इसका वेग ज्यादा, तो सबसे तेज गति कौन करेगा? प्रोटॉन। फिर दूसरे नंबर पर कौन गति करेगा? सबसे दूसरे नंबर पर गति करेगा, दूसरे नंबर पर न्यूट्रॉन और अल्फा कण दोनों बराबर ए से गति करेंगे, है ना, क्योंकि इनका आवेश बराबर होता है। बिल्कुल। तो अब अपन चेक करें तो देखो क्वेश्चन है छोटे छोटे। देखो एक क्वेश्चन ये रहा, है ना, कि एक आवेश Q, जिस पर आवेश Q है और M को समरूप विद्युत क्षेत्र E में मुक्त किया जाता है, तो किसी भी समय t पर इनका वेग तथा गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो P बराबर U प्लस AT। ए क्या है? QE/m। क्या है? Q/m। देखो इसको मुक्त किया जा रहा है, तो मुक्त करने में क्या होता है? प्रारंभिक वेग 0 होता है, तो ये 0, तो वेग आ गया QE/m/t। काइनेटिक ऊर्जा बराबर क्या होती है? 1/2mv²। m तो इसका क्या हो गया? आवेश, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है m, और इसका वेग लगा दो, ये आ जाएगी इसकी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी समानुपाती आ रही है किसके? कि समानुपाती E² के है। तो एक पैराबोला ग्राफ बनेगा बिटवीन के एंड टी, सॉरी टी, के एंड टी, समय के साथ। तो समय के साथ कैसा ग्राफ बनेगा? पैराबोला। और देखो पॉजिटिव में आ रहा है, तो पैराबोला ऐसा बनेगा, ऐसा, यानी समय के साथ साथ उसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी एक समय पर, थोड़े समय बाद। अब देखो एक क्वेश्चन, देखो एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण को समरूप विद्युत क्षेत्र में मुक्त किया जाता है, तो टी समय पश्चात इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात करो। देखो समरूप विद्युत क्षेत्र में मुक्त किया जा रहा है, तो अभी अपन ने देखा कि सबसे ज्यादा त्वरण किसका होता है? प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन और अल्फा कण का त्वरण सेम होता है ना, न्यूट्रॉन और अल्फा कण का त्वरण सेम होता है। जब इन दोनों का त्वरण सेम है, अभी चेक किया अपन ने, इन दोनों का त्वरण सेम है, तो इनके द्वारा जो वेग है वो सेम होगा। वेग सेम होगा तो वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो देखो समय तो क्या है? सबके लिए, तो समय, तो टी समय सबके लिए टी समय है। जब टी समय समान है, तो इनकी जो तय की गई दूरियां भी समान होती है। देखो अल्फा कण की दूरी और न्यूट्रॉन की दूरी और अल्फा कण की दूरी तो 1:1 की है, और इसका वेग इनका डबल है। तो देखो ये इससे भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, किससे? इसके इस फॉर्मूले से। नहीं तो ये अनुपात भी याद रखना है अपन को, 2:1:1। एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ AT²। ए क्या है? QE/m। देखो एस प्रोटॉन के लिए E/m होता है, ई है ना, और न्यूट्रॉन के लिए E/2m। तो अब अपन देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताऊं क्या है? देखो हमेशा कभी भी जब तुम्हें अनुपात का क्वेश्चन दिया जाए, चाहे कुछ भी हो, तो तुम्हें सबसे पहले तो ये देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात। क्या पूछ रहा है वो? दूरी। क्या पूछ रहा है वो? क्वेश्चन में पूछ रहा है वो दूरियों का अनुपात। क्या पूछ रहा है? दूरियों का अनुपात पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? देखो ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन में पूछ रहा है वो दूरियों का अनुपात। तो देखो दूरी एस बराबर क्या होती है? यूटी प्लस हाफ AT²। अब यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? चेंज द्रव्यमान में हो रहा है। द्रव्यमान और इनके कणों पर ए क्या है? एस का फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला देखो। एस बराबर देखो, देखो एस बराबर यूटी प्लस हाफ, और ए क्या है इनका? QE/m और T²। अब देखो इसका प्रारंभिक वेग तो सबका 0 है। अब एस समानुपाती आ रहा है किसके? इनको हटा दो, देखो विद्युत क्षेत्र सबके लिए सेम है, टी सबके लिए सेम है, दो सबके लिए सेम है, तो Q/m। एस किसके समानुपाती आ रहा है? Q/m। और Q/m का अनुपात अभी अपन ने देखा था, क्या था? Q/m का अनुपात था, देखो एक का लिए तो आ रहा था E/m, एक के लिए आ रहा था E/2m, और एक के लिए आ रहा था E/2m। तीनों के लिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण के लिए अभी चेक किया है अपन ने, है ना। तो देखो एस प्रोटॉन समानुपाती Q/m क्या है? ये तो देखो एस प्रोटॉन अनुपात एस न्यूट्रॉन अनुपात, अनुपात लगा रहा है यार, अनुपात, अनुपात है ना, अनुपात
एस अल्फा कण, तो क्या आएगा E/m, E/2m, E/m। तो देखो ई से तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, अनुपात देखो ये कितना आ रहा है 1/2, 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई विद 2 कर दूं मैं, तो सब अनुपात कितना आ जाएगा 2:1:1, 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 2 से 2 ये कट गया, ये आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ना, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। ऐसे देखो और भी क्वेश्चन है ना। देखो एक ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं यहीं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -1 माइक्रोकुलाम आवेश को समरूप विद्युत क्षेत्र E जिसकी डेंसिटी दे दी इसने 10 I न्यूटन पर कुलाम के अंदर, ये देखो एक्स एक्सिस पर है, यानी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दे दी इसने ये ई डायरेक्शन, और इसने कितने दिया है 10I के पॉजिटिव में दिया है, बिल्कुल विद्युत क्षेत्र तो पॉजिटिव में इधर ही होता है, आई कैप में न्यूटन पर कुलाम इसका ये मात्रक दिया है कि अंदर 50 मीटर पर सेकंड के वेग से इसने उन आवेश का वेग दे दिया कितना 50 मीटर पर सेकंड। ऐसे एक एक चीज को लिख लो, और इसने 1 माइक्रोकुलाम क्या दे दिया आवेश की, आवेश क्यों कितना है -1 माइक्रोकुलाम, यानी आवेश की प्रकृति कैसी हो गई माइनस, नेगेटिव आवेश है, तो नेगेटिव आवेश होता है ना उस पर बल इधर लगता है, याद रखो। वो इधर इस दिशा में जाएगा, विपरीत दिशा में, तो तो वेग से धनात्मक एक्स दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। ये वेग से अब मैंने इसे फेंका तो धनात्मक एक्स दिशा में है, प्रक्षेपित किधर किया है धनात्मक एक्स दिशा में। एक बात समझो, मैंने इसे धनात्मक एक्स दिशा में प्रक्षेपित किया है, लेकिन देखो मैंने किया है आवेश पर बल इधर लग रहा है और मैंने इसे फेंका इधर है, तो इधर फेंका है तो इसका धीरे धीरे मंदन होगा, क्योंकि इस पर जो एफ नेट लगेगा वो देखो इस पर क्या लगेगा एफ बराबर क्यू ई बल इधर लगेगा, बल इधर लग रहा है तो इस पर तुरंत किधर लगेगा इधर, और मैंने फेंका किधर है इसे धनात्मक एक्स दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा ही तो इस पर क्या होगा, पहली बात तो मंदन लगेगा, है ना। तो ज्ञात करो मास कितना दिया है 1 ग्राम दिया है, इसका कितना दिया है 1 ग्राम, तो इसका मंदन ज्ञात करो, क्योंकि देखो इस पर बल इधर लग रहा है, तुरंत इस पर इधर लगेगा, तुरंत लग रहा है इधर इधर बल लगेगा, इस पर तुरंत इधर लग रहा है और मैंने फेंका इसे धनात्मक एक्स दिशा में, तो भाई रुक वो उस पर मंदन ही तो लगेगा, तुरंत नेगेटिव डायरेक्शन में ही तो होगा, तो इसका मंदन निकाल लो। ए बराबर क्या होगा, ए बराबर QE/m होगा, है ना, QE/m। आवेश कितना है इस पर -1 माइक्रोकुलाम का हो गया 10⁻⁻⁶। क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी है 10, है ना, और एम कितना है इस पर, एम है 1 ग्राम, 1 × 10⁻³ केजी में लेना है ना, किस में लेना है केजी में, किस में लेना है केजी में, तो ये इसका ए आ जाएगा, तुरंत मंदन आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो माइनस आ रहा है, तो देखो -3 से ये गया -3 बार, है ना, तो ये गया माइनस, ये आ रहा है ये आ रहा है -1 10 × 10⁻³ है ना, मीटर पर सेकंड इसका ये हो जाएगा मंदन, कितना हो जाएगा मंदन, है ना, आवेश है ना, तो इसका मंदन आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, अच्छे से किया अपन ने, है ना। चलो ठीक है, अब देखो इसका t बराबर 0 से t बराबर 7 सेकंड में तय की गई दूरी, है ना, कई दूरी तथा विस्थापन, देखो विस्थापन तो अब मैंने फेंका है इसे, अब इसे मैंने फेंका कितना है, इसे 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका है। अब मान लो मैंने इसे, देखो ये क्वेश्चन कैसा हो गया, क्वेश्चन ऐसा हो गया समझो कि मैंने ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इधर कितना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 मीटर पर 10 न्यूटन पर कुलाम का इस दिशा में, ठीक है। अब मैंने इस आवेश को मैंने मतलब यहाँ से फेंक रहा हूँ, मैं किधर फेंक रहा हूँ एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है, ये माइनस एक्स अक्ष है, अब मैंने इसे एक्स अक्ष पर फेंका, यहाँ से फेंका, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है 50 मीटर पर सेकंड से बोला है कि न्यूटन गुलाम के अंदर 50 मीटर पर सेकंड के वेग से मैंने इसे 50 मीटर पर सेकंड के वेग से इधर फेंका है। इसमें देखो पूरी तुम्हारी वो आ रही है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आ रही है और तुम्हारी वो भी आ रही है,
1D 2D। अब मैंने 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका है ना। तो अब ये इधर जा रहा है और इस पर मंदन लग रहा है ये कितना, ये मंदन लग रहा है ए क्यू। अब ये कहीं ना कहीं जाके इसका मंदन वेग 0 होगा यहाँ से कुछ सेकंड पश्चात, है ना। और कुछ सेकंड पश्चात 0 होने के बाद इसका तुरंत फिर ये इस दिशा में गति करने लग जाएगा उल्टा, है ना। यही तो होगा। अरे यार तुम्हें नहीं समझ आया क्या? आया होगा यार बिल्कुल। एक बात बताओ, मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बात समझो कि एक कार है। हाँ देखो, ग्रेविटेशन फील्ड में समझो, ग्रेविटेशन फील्ड है ये अपनी, मतलब एक ग्रेविटेशन फील्ड हमेशा नीचे लगती है, अपन को पता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पत्थर को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहा हूँ और ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर नीचे की तरफ लगती है अपन को 10 वो लगाता है वो जी, यानी ये ए तुरंत कितना होता है जी। अब मैं इसको इधर फेंकूंगा तो इस पर तुरंत किधर लगेगा, नीचे की तरफ। ये क्या होगा इसका 10 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तुरंत लगेगा नीचे की तरफ। मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा यहाँ से तो नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड का तुरंत लगेगा, वो क्या होगा, मंदन होगा इसका, मंदन। तो अभी ये कितनी देर बाद 0 हो जाएगा यहाँ, कितनी देर बाद कितना हो जाएगा 0। तो वो कैसे निकालेंगे अपन को, तो देखो इसका प्रारंभिक वेग क्या है, तो v बराबर u प्लस ए टी। अपन को पता है इसका मंदन है ये मंदन, तो v कितना है 0 करना है अपन को, कितनी देर बाद 0 होगा। u कितना है इसका 50 और तुरंत कितना होता है माइनस में लेना है 10 और टाइम इसका निकल जाएगा। तो 10t इक्वल टू 50, तो t बराबर 50/10। तो ये 5 सेकंड में 5 सेकंड ऊपर जाएगा, 5 सेकंड ऊपर जाने के बाद ये इसका वेग 0 हो जाएगा और फिर उस पर ये 0 हो गए, फिर ये वापस नीचे आएगा। यार कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे तो आती है वापस, अब ये वापस ऊपर आती है तो कितना नीचे आएगा, कितना वापस आएगा, ये वापस कितना आएगा, अब कितने सेकंड चला वो निर्भर कर रहा है। तो 7 सेकंड, तो 7 सेकंड में भाई साहब 7 सेकंड तो 2 सेकंड का उल्टा, तो ये इसमें भी तो यही होगा। ये कुछ देर तक तो आगे जाएगा, फिर यहाँ इसका वेग पूर्णतः 0 हो जाएगा और फिर ये उल्टा वापस डायरेक्शन में आएगा। तो ऐसे निकालना होगा अपन को इस क्वेश्चन को, ठीक है। यार मैं एक क्लास से बना रहा हूँ।